नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा आ चुका है। कह रहा है कि सरकार की कुल व्यय और ऋण को छोड़ करके कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर को क्या कहा जाता है। तो देखिए, ये जो है इकोनॉमी का प्रश्न है। क्लास की खास बात ये है कि इसमें जीएस के आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का रिवीजन होगा। ठीक, तो ये इकोनॉमी का प्रश्न है और इसको कहते हैं राजकोषीय घाटा। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इसको क्या कहते हैं? राजकोषीय। और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, राजकोषीय घाटा। सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, अभी बजट 2025-26 आया है। बजट 1 फरवरी को बजट आता है ना, तो बजट 2025-26 आया है हमारे देश में 2025-26। इसके बारे में खास बात ये पूछा जाएगा कि इसमें राजकोषीय घाटा 2025-26 में इस बार हमारा राजकोषीय घाटा कितना है, आप लोग बता दीजिए। राजकोषीय, क्योंकि एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा, राजकोषीय घाटा इस बार कितना है। तो राजकोषीय घाटा इस बार हमारा 4.4% है। ठीक, ये याद रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि बजट पेश किसने किया, तो लगातार 8 बार निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, इन्होंने बजट पेश किया। किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण ने हमारा बजट पेश किया। और लगातार कितनी बार, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लगातार 8 बार ये बजट पेश कर चुकी हैं। ठीक, अगला प्रश्न आप लोग बताएंगे कि इसमें जो है हमारे ईंधन के इंजन कितने हैं। तो इस वाले बजट में 2025-26 में 4 इंजन है। कौन से 4 इंजन है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन कौन से हैं, तो देखिए कृषि है, कृषि पहला इंजन हो गया। एमएसएमई दूसरा इंजन हो गया। और फिर चौथा इंजन क्या है? निर्यात और निवेश। ठीक, ये इतनी बातें याद रखेंगे, निर्यात और निवेश। तो इतनी बातें आप लोग को इस प्रश्न से याद रखना है। ठीक, तो चलिए इतना चीज आप लोग ध्यान रखिए। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, इकोनॉमी का प्रश्न था कि सरकार की कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं राजकोषीय घाटा। क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा। हमने बताया करंट अफेयर से प्रश्न क्या बताया कि बजट जो 2025-26 का इस वाला आया है करंट टाइम का, उसमें राजकोषीय घाटा का कितना अनुमान लगाया गया? 4.4%। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो इस बार का बजट है अभी हाल ही में किसने पेश किया है, वो निर्मला सीतारमण ने। और लगातार 8 बार, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए करंट अफेयर से, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस बार जो बजट है उसका इंजन पूछेगा, कितने इंजन है उसमें, तो 4 इंजन है। आप लोग बताएंगे कृषि है, एमएसएमई है, निर्यात है और निवेश है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट, ये जियोग्राफी का प्रश्न हो सकता है। जियोग्राफी का, इंडियन जियोग्राफी में सब पढ़ेंगे कि वह फसल जो खाद्य और चारे की भी फसल है, तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, जो इस तरह का जो प्रश्न है, ये प्रश्न जब पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसमें जैसे इसमें ऑप्शन में आपको मक्का मिलेगा। ठीक, मक्का, तो मक्का आप लोग सही करेंगे। ये वाला प्रश्न जब भी एग्जाम में आता है ऑप्शन मक्का सही होता है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है इस प्रश्न को। और भी फसलें जो खाद्य और उसके लिए प्रयोग किया जाता है, खाने और फिर चारे के लिए भी प्रयोग किया जाता है। चारे मतलब पशुओं को खिलाने के लिए, और खाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो मक्का वो फसल है। मक्का से हम लोग जानते हैं भुट्टा, जोनरी जिसे आप लोग बोलते हैं, वो प्राप्त करते हैं। और बाजरा भी है जो खाद्य और चारे के लिए भी उपयोग किया जाता है। लेकिन आप लोग को ऑप्शन में मक्का मिलेगा, आप लोग को ध्यान रखना है, ये आप लोग मक्के पे लगाएंगे। ठीक, और फसलें देख लेते हैं। जैसे रबी की फसलें पूछती है कि भैया रबी की फसल बता दीजिए कौन कौन सी है। रबी की फसल इसमें से पूछता है कि कौन सी फसल रबी की है, कौन सी खरीफ की है। तो देखिए, गेहूं देख लीजिए कौन कौन सी फसल, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू और फिर आप लोग को याद रखना है राई। ये किसकी फसल है? ये सभी जो है रबी की फसल है। अगर वहीं पे पूछ ले कि खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है, खरीफ की फसल जैसे आपका हो गया गन्ना हो गया, खरीफ की फसल हो गया। उसके बाद धान हो गया, धान या फिर चावल कह दे तो ये खरीफ की फसल हो गया। उसके बाद तिलहन की जो फसलें होती हैं,
तिलहन की फसलें वो भी खरीफ की फसल, बाजरा हो गया, बाजरा और मक्का भी आपकी ये सभी कैसी फसल है, खरीफ की फसल है। इसके अलावा आप लोग अरहर को भी आप लोग याद रखेंगे, अरहर को भी याद रखेंगे, ज्वार ये भी किसकी फसल है, ये सभी जो है खरीफ की फसल है। किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग बताएंगे कि मक्का की पेटी किस देश को कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में मक्का की पेटी किस देश को कहते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अमेरिका को कहा जाता है, अमेरिका को कहा जाता है मक्का की पेटी। ठीक, इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि वह फसल जो खाद्य और चारे दोनों के लिए प्रयोग की जाती है, तो वो हो जाएगा, उस ऑप्शन में आपको मक्का मिलेगा। आप लोग सही करेंगे। अगला हमने बताया कि मक्का की पेटी किसे कहते हैं, तो अमेरिका को मक्का की पेटी कहते हैं। रबी की फसल हमने बताया गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू और राई। ये किसकी फसल है, रबी की फसल है, क्योंकि एग्जामों में पूछी जाती है कि कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल। खरीफ की फसल हमने बताया गन्ना, धान, तिलहन, बाजरा, मक्का, अरहर और ज्वार। ये कैसी फसल है, खरीफ की फसल है। ठीक, अब बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है कि बोकारो की स्थापना किसकी सहायता से हुई थी। तो देखिए, जो बोकारो स्टील प्लांट है ना, वो लगा था कहाँ पे, झारखंड में। कहाँ पे लगा था, झारखंड में लगा था। और ये किसकी सहायता से लगा था, अगर आपसे पूछे किसमें, किस देश की सहायता से लगा है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, रूस की सहायता से लगा। अगर आपसे पूछे किस 5 ईयर प्लान में लगा था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, किस 5 ईयर प्लान में, ये थर्ड 5 ईयर प्लान में इसको लगाया गया था। ठीक, थर्ड 5 ईयर। अगर आपसे पूछे कब लगा था, तो ये भी ध्यान रखेंगे, 1971 में इसे इंस्टॉल किया गया था झारखंड राज्य में। कब, 1971 में। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं, और भी कुछ स्टील प्लांट लगाया गया था। जैसे आपसे पूछ ले कि जो आपके जो है राउरकेला स्टील प्लांट, आप लोग सुने होंगे राउरकेला, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। राउरकेला स्टील प्लांट ये कहाँ पे लगा था, तो राउरकेला वाला जो है ये लगा था उड़ीसा में। कहाँ पे लगा था, उड़ीसा में। किसकी सहायता से लगा था, तो ये जर्मनी की सहायता से लगा था। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। 4 स्टील प्लांट हमारे अलग अलग देशों की सहायता से लगा है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे बोकारो तो हो गया, वो राउरकेला हो गया, और भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट ये कहाँ पे लगा था, ये छत्तीसगढ़ में लगा, छत्तीसगढ़ में लगा। और किसकी सहायता से ये वाला लगा है, तो ये वाला जो है ये रूस की सहायता से, भिलाई वाला जो है रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में लगाया गया। एक दुर्गापुरा स्टील प्लांट के बारे में आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे नोट करेंगे आप लोग, दुर्गापुरा स्टील प्लांट। तो दुर्गापुरा जो स्टील प्लांट है ये कहाँ पे लगा है, तो ये पश्चिम बंगाल में लगा है, पश्चिम बंगाल में है। और किस देश की सहायता से लगा है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब दुर्गापुरा वाला है तो ये ब्रिटेन की सहायता से लगा था। किस देश की सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और भिलाई हो गया, यहाँ पे नोट करेंगे, ये जो अब ब्लैक रेड मार्क देख रहे हैं, भिलाई, और ये राउरकेला और फिर दुर्गापुरा, ये किस 5 ईयर प्लान में लगा है, तो ये सेकंड पंचवर्षीय योजना में लगा है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, सेकंड 5 ईयर प्लान में लगा है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए रिवीजन में हमने क्या बताया, देखिए बोकारो स्टील प्लांट इंपॉर्टेंट है इंडियन जियोग्राफी में, ये सभी आप लोग पढ़ेंगे, या फिर इकोनॉमी में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोग को मिल सकता है। देखो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसकी सहायता से लगी थी, तो ये झारखंड में है, 1971 में रूस की सहायता से तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगा था। कुछ भी पॉइंट इसमें से आपको पूछे तो आप लोग बता सकते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट ये उड़ीसा में है, कहाँ पे है, उड़ीसा में, और ये जर्मनी की सहायता से लगा था। और भिलाई स्टील प्लांट ये छत्तीसगढ़ में है, रूस की सहायता से लगा था, रूस की सहायता से। दुर्गापुरा स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन की सहायता से लगा था, ब्रिटेन की सहायता से लगा था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों तक। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे मिलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय हवाई यात्रा को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए योजना का नाम क्या है, तो इसके लिए उड़ान योजना का शुरुआत किया गया था भारत में। किस योजना का शुरुआत किया गया था, उड़ान योजना, उड़ान। और इसको ये क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक, इसका उड़ान का पूर्ण रूप क्या था, तो इसी को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया था एग्जाम में, उड़े देश का आम नागरिक,
ठीक, इसके लिए टिकट वगैरह सस्ता किया गया था हवाई मार्ग से जाने के लिए। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और ये उड़ान योजना, ये अगर आपसे पूछे शुरुआत कब हुई थी तो इसको 2016 में शुरू किया गया था। अगर आपसे पूछे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 2016 में शुरू किया गया था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ राज्यों के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं, एक दो योजनाएं देख लेंगे। अगर आपसे पूछे कि मंगला पशु बीमा योजना ये किस राज्य के द्वारा चलाई गई है, मंगला पशु बीमा योजना अगर आपसे पूछे कि ये किस राज्य के द्वारा चलाई गई है तो आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, राजस्थान के द्वारा चलाई गई है। करंट अफेयर का प्रश्न है, अभी हाल ही में ये योजना चली है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे और एक योजना के बारे में अगर आपसे पूछे कि लाडली बहन योजना किस राज्य ने चलाई है, अभी हाल ही में ये भी चला है। तो लाडली बहन योजना जो है ये चला है आपके मध्य प्रदेश राज्य ने। किसने? मध्य प्रदेश राज्य ने। तो ये भी कैसा प्रश्न है, ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है, कॉपी में ये भी आप लोग नोट करेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। क्षेत्रीय हवाई यात्रा को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए योजना का नाम क्या है? उड़ान नाम है। इसको ही क्या कहा जाता है? उड़े देश का आम नागरिक इसका नाम है इस योजना का। और ये 2016 में शुरू किया गया था, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, और मंगला पशु बीमा योजना ये राजस्थान से शुरू हुई है। कहाँ पे? राजस्थान से। और लाडली बहन योजना जो है ये मध्य प्रदेश से शुरू हुई है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, दोनों करंट अफेयर के प्रश्न हैं। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 2015 में हुई थी, 2015 में। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं बाय डिफॉल्ट वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो 2015 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारे नरेंद्र मोदी जी थे। तो ये थे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष। ठीक, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे, आपसे पूछ ले अगर कि नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे, तो ये भी बताएंगे आप लोग। पहले सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। कौन थे पहले सीईओ? सिंधु श्री खुल्लर। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान सीईओ कौन है, वर्तमान समय में सीईओ कौन है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, BVR सुब्रमण्यम। कौन है? BVR सुब्रमण्यम है इसके सीईओ। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग में 3 लोग होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कौन होते हैं? और उसके सीईओ होते हैं। तो अगर आपसे पूछे तीनों के बारे में पूछा जाता है कि पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे और सीईओ कौन थे, तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया है। कौन? अरविंद पनघड़िया। ये बातें भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के वर्तमान समय में उपाध्यक्ष कौन है, तो ये बातें अभी बन चुके हैं। कौन? सुमन बेरी। कौन बन चुके हैं? सुमन बेरी। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और आप सभी लोग जानते हैं कि योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 1969 में की गई थी। सॉरी 1 जनवरी 2015 में हुई थी इसकी स्थापना। और जो है इसको क्या कहते हैं? सरकार का थिंक टैंक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सरकार का थिंक टैंक भी बोलते हैं। तो और ये बातें भी आप एग्जाम में पूछा गया था कि सरकार का थिंक टैंक किसे कहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे। और नीति आयोग के पहले सीईओ सिंधु श्री खुल्लर अगर पूछ ले आपसे। वैसे वर्तमान समय में करंट अफेयर का प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे, BVR सुब्रमण्यम है। और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष पूछे अरविंद पनघड़िया हैं। कौन है? अरविंद पनघड़िया। और लेकिन करंट अफेयर से आप लोग याद रखेंगे वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को नीति योजना आयोग की जगह पे। और इसे सरकार का थिंक टैंक भी बोलते हैं। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जो स्थापना है, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में हुई थी। तो ये बातें आप लोग को याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग जो है इसकी एजेंसी का हेडक्वार्टर पूछ ले कहाँ पे है, तो ये वियना में है। कहाँ पे है? अब सही से लिख देते हैं। तो ये कहाँ पे स्थित है? वियना में स्थित है। वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। ठीक, इसी वजह से आप लोग को इसको याद रखना है।
ठीक, अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग के इसके महानिदेशक कौन है, महानिदेशक कौन है, तो इसके जो महानिदेशक हैं वर्तमान समय में वो है मारियानो ग्रासी, मारियानो ग्रासी। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछे कि भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग कहाँ पे है, भारत में जो है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? भारत में परमाणु ऊर्जा एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है, एक भारतीय स्तर पे है, तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में। यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है क्या? अंतर्राष्ट्रीय वाला 1957 और भारत वाला 1948। तो देखिए, अगर इसका अध्यक्ष पूछे कौन है, इसका अध्यक्ष पूछे कौन है, तो अजीत मोहंती इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, अजीत मोहंती इसके अध्यक्ष है। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे, आप लोग को ध्यान रखना है। अजीत मोहंती, ये करंट अफेयर में आपसे पूछ सकता है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हेडक्वार्टर इसका जो है मुंबई में है, ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय का स्थापना कब हुई थी? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और इसके महानिदेशक मारियानो ग्रासी हैं। ये करंट अफेयर से आप लोग याद रखेंगे, मारियानो ग्रासी। भारत की जो है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी, एक साल बाद। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है, और अध्यक्ष कौन है? अजीत मोहंती इसके अध्यक्ष हैं। करंट अफेयर में आपसे पूछ सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता किसने की थी? तो यहाँ पे किए थे मेहताब चंद्र। अंग्रेजों की सहायता कौन किए थे? कहाँ गया? कौन किए थे? मेहताब चंद्र जी ने किया था। किसने किया था? मेहताब चंद्र जी ने किया था। ठीक, इनको अंग्रेजों की रोटी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और संथाल विद्रोह की बात करें, अगर आपसे पूछे कि ये कब हुआ था, तो 1875 में। और कहाँ पे हुआ था? अगर आपसे पूछे कि संथाल विद्रोह कहाँ पे हुआ था, तो ये बंगाल और उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पे? बंगाल और बिहार और बंगाल में हुआ था। बंगाल और बिहार में हुआ था। ठीक, ये पूछा जाता है कि जो क्रांतियां होती हैं उसके नेता कौन थे, या फिर उसके नेतृत्व कौन किए थे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके जो नेतृत्व करता थे वो सिद्धू और कान्हू है। कौन है? सिद्धू एंड कान्हू। और संथाल विद्रोह सभी विद्रोहों में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सिद्धू एंड कान्हू जो है इसकी जो है नेता हैं। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे। 1857 की क्रांति से आपसे क्या पूछ सकता है कि इसका बिहार से नेतृत्व किसने किया था? बिहार से जो है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार से नेतृत्व करने वाले कौन थे? वो थे कुंवर सिंह। कौन थे? ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व करते हैं 1857 की क्रांति। इस समय अगर आपसे पूछ ले 1857 के जो क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये कैनिंग था। ये भी बातें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। संथाल विद्रोह के समय अगर आपसे पूछे कि इसका दमन किसने किया था, दमन कौन करता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि संथाल विद्रोह के दौरान जो विद्रोह होगा तो उसका दमन तो कोई ना कोई करेगा। तो ये पूछा जाएगा कि इसका दमन किसने किया था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि वारेन हेस्टिंग ने इसका दमन किया था। किसने? वारेन हेस्टिंग ने इसका दमन किया था। तो इतनी बातें आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नोट करेंगे कि इसका दमन किसने किया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वारेन हेस्टिंग। कौन किया था? वारेन हेस्टिंग इसका दमन करता है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता किसने की थी? और ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। रेलवे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसके जो नेतृत्व करता कौन इसका जो है, तो वो मेहताब चंद्र इसके जो है अंग्रेजों की सहायता करते हैं। 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह, और कहाँ पे हुआ था? बंगाल और बिहार में हुआ था। बंगाल संथाल जो जाति थे उसके द्वारा विद्रोह किया गया था, और यहाँ के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे। और इसका दमन किसने किया था, यानी कि रोक इसको दबाया किसने था? इस विद्रोह को रोका किसने था? शांत किसने करवाया था? तो वो वारेन हेस्टिंग ने करवाया था। ठीक, 1857 के विद्रोह के बारे में हमने बताया कि वहाँ से जो है बिहार से किसने नेतृत्व किया? कुंवर सिंह। और इस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे। इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? अगर अंतरिक्ष अनुसंधान समिति बोल दे तो आप लोग को बताना है कि 1962 में इसका गठन हुआ था।
अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय अंतरिक्ष, अगर इस तरह से पूछे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, तब ये क्या बन जाएगा, संगठन जब लग जाए समिति की जगह पे संगठन, तब इसका स्थापना कब हो जाएगा, 15 अगस्त 1969। कब हो जाएगा, 1969। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं इसरो। क्या बोलते हैं, इसे ही इसरो। अब इसरो के बारे में हमने क्या बताया था, इसरो के बारे में हमने बताया था, अगर आपसे पूछे कि इसरो की जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप लोग बताएंगे कि बेंगलुरु में। अभी करंट अफेयर का प्रश्न बना हुआ है कि इसके जो है इसके हेड कौन बने हुए हैं अभी वर्तमान समय में, तो इसके नए हेड बने हुए हैं कौन, वी नारायण। कौन बने हैं, वी नारायण इसके हेड बने हुए हैं। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए हमने क्या बताया, यहाँ पे हमने क्या बताया आप लोग को, अब हमने बताया कि अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था। जब समिति पूछे 1962, लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसरो कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, इसके हेड वी नारायण हैं। अगर आपसे पूछे कि अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी, या फिर पूछे कि भारत में जो है अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। जब भारत अंतरिक्ष आयोग या अंतरिक्ष विभाग पूछे तो इसकी स्थापना 1972 आप लोग बताएंगे। कब बताएंगे, 1972। तो अगला प्रश्न है हमारा कि चंद्रकांता की रचना किसने की थी, तो ये देवकी नंदन खत्री ने किया था। किसने किया था, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, देवकी नंदन खत्री ने इसकी रचना की था। अगर इनकी और भी पुस्तकें कुछ हैं, भूतनाथ अगर आपसे पूछ ले किसकी पुस्तक है, भूतनाथ किसकी पुस्तक है, भूतनाथ किसकी पुस्तक है, तो इन्हीं की पुस्तक है। कजार की कोठरी अगर आपसे पूछे किसकी पुस्तक है, कजार की कोठरी किसकी पुस्तक है, कोठरी, तो ये भी देवकी नंदन खत्री की पुस्तक है। और ये जो प्रश्न है रेलवे के एग्जाम में पूछी गई है, तो कुछ पुस्तकें होती हैं जो पुरानी होती हैं, हिंदी की पुस्तकें भी जीएस में पूछी जाती हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कहीं पे साकेत नामक पुस्तक किसका है, साकेत पुस्तक किसका है, या फिर अगर आपसे पूछे कि यशोधरा नामक पुस्तक किसका है, यशोधरा पुस्तक के लेखक कौन है, या फिर पूछ ले आपसे कि भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है, भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके जो पुस्तक है मैथिली शरण गुप्त। कौन है, मैथिली शरण गुप्त इसके लेखक है। कौन है, मैथिली शरण गुप्त इसके लेखक हैं। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि कामायनी, प्रेम पथिक और चंद्रगुप्त, कामायनी के लेखक कौन है, कामायनी, या फिर कामायनी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्रेम पथिक के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, प्रेम पथिक, और फिर आपके चंद्रगुप्त ये किसकी सभी रचना है, तो कामायनी से आप लोग समझ सकते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है, जयशंकर, ये सभी रचना जयशंकर प्रसाद की है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को यहाँ पे याद रखना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने बताया कि चंद्रकांता की रचना किसने की थी, तो ये देवकी नंदन खत्री ने किया था। किसने, देवकी नंदन खत्री ने किया था। ठीक, भूतनाथ की रचना भी देवकी नंदन खत्री, कजार की कोठरी भी देवकी नंदन खत्री, साकेत नामक पुस्तक यशोधरा, और भारत भारती ये पुस्तक मैथिली शरण गुप्त ने किया था। किसने, मैथिली शरण गुप्त। कामायनी, प्रेम पथिक, चंद्रगुप्त ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी, जयशंकर प्रसाद की। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आदित्य L1 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया था। देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है करंट अफेयर में पूछा जाता है। आदित्य L1 मिशन ये इसरो ने लॉन्च किया था। किसने, इसरो ने लॉन्च किया था। और ये जो है इसरो का कैसा मिशन है, ये इसरो का सूर्य मिशन है। सूर्य मिशन यानी कि इसे सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया था। ये किस रॉकेट का नाम, किस रॉकेट से लॉन्च किया था, PSLV C57 रॉकेट से इसने लॉन्च किया था। इसरो कई सारे अपने रॉकेट को लॉन्च करता है, और ये पूछा जाता है कि इसे जो है इस मिशन को इसरो ने किस रॉकेट से लॉन्च किया। जैसे अगर आपसे चलिए कुछ मिशन के नाम आप लोग याद रखेंगे। एक्सपोसैट अगर आपसे पूछे, इसरो ने अगर आपसे पूछे कि एक्सपोसैट मिशन जो है, एक्सपोसैट जो मिशन है ये किस रॉकेट से लॉन्च किया, ये PSLV C58 से इसरो ने लॉन्च किया।
अगर आपसे पूछे कि इसरो ने प्रोबा 3 मिशन, प्रोबा जो है 3 मिशन ये किस रॉकेट से लॉन्च किया था, तो ये रॉकेट इसने लॉन्च किया इसरो ने PSLV C59 से इसे लॉन्च किया था। ये जो है कौन सा मिशन था, प्रोबा 3 मिशन, ये PSLV C59 से। अगर आपसे पूछे कि इसरो ने अपना स्पेडेक्स मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया था, स्पेडेक्स मिशन, ये स्पेडेक्स मिशन अभी हाल ही में लॉन्च किया, ये किस रॉकेट से लॉन्च किया, PSLV C60 रॉकेट से लॉन्च किया था। और एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि इसरो ने अपना EOS, अगर आपसे पूछे EOS 08 मिशन जो है, इसरो ने 08 जो है मिशन, ये किस रॉकेट से लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया SSLV D3 रॉकेट से इसरो ने लॉन्च किया था। तो ये सभी जो है करंट अफेयर के प्रश्न हैं, आप लोग को जरूर याद रखना है कि आदित्य L1 उपग्रह किस रॉकेट से, तो आदित्य L1 इसरो ने लॉन्च किया। और सूर्य के अध्ययन के लिए ये सूर्य मिशन है, सूर्य का अवलोकन करेगा, ये PSLV C57 से। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। एक्सपोसैट ये हो सकता है पूछ ले, PSLV C58 से, ये करंट अफेयर में पूछेगा। और प्रोबा 3 मिशन ये भी एग्जाम में पूछेगा, PSLV C62 से लॉन्च किया गया। और स्पेडेक्स मिशन जो है ये PSLV C60 से लॉन्च किया इसरो ने, ये भी करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न हमने करंट अफेयर से क्या बताया, EOS 08 मिशन इसरो ने SSLV D3 रॉकेट से लॉन्च किया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है अभी करंट अफेयर से, ये प्रश्न है, कह रहा है कि फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के लेखक कौन है, तो फॉर स्टार्ट ऑफ डेस्टिनी के लेखक है, ये इसके लेखक है MM नरवणे। कौन है, MM नरवणे इस पुस्तक के लेखक है। कौन है, MM नरवणे इस पुस्तक के लेखक हैं, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ पुस्तक के बारे में हम लिखेंगे। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये पुस्तक किसकी है, द वर्ल्ड आफ्टर जो है आफ्टर गाजा, ये गांजा हम लिखने जा रहे थे, गाजा, ये इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये इस पुस्तक के लेखक है पंकज मिश्रा। आपके कौन है, पंकज मिश्रा। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला आप लोग को क्या ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि विंग्स टू आइवर होप्स, ये मिशन किसने लिखा, विंग्स टू आइवर होप्स, ये जो है पुस्तक किसकी है, तो ये जो है हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू की पुस्तक, किसकी, द्रौपदी मुर्मू की पुस्तक है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमने बताया स्पीकिंग विद द नेचर पुस्तक किसकी है, स्पीकिंग विद द नेचर, ये पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक है रामचंद्र गुहा की। किसकी पुस्तक है, रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। ये बातें, एक पुस्तक और लिखिए, वाई भारत मैटर्स, ये पुस्तक किसकी है, वाई, ये सारी पुस्तकें जो है करंट अफेयर की पुस्तकें हैं। वाई भारत ये की जगह पे इंडिया रहेगा, भारत मैटर्स, ये पुस्तक किसकी है, तो ये S जयशंकर की है। S जयशंकर कौन है, ये हमारे विदेश मंत्री हैं वर्तमान समय में, इनकी पुस्तक है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए एक करंट अफेयर का प्रश्न है, फॉर स्टार्टर्स ऑफ डेस्टिनी के लेखक कौन है, तो करंट अफेयर की जो पुस्तक है MM नरवणे, इस पुस्तक के जो है लेखक है। कौन है, MM नरवणे इस पुस्तक के लेखक है। और हमने बताया कि द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये भी करंट अफेयर की पुस्तक है, करंट अफेयर की पुस्तक है। इसको किसने लिखा, पंकज मिश्रा ने लिखा। और विंग्स टू आइवर होप्स पुस्तक की लेखक कौन है, ये भी करंट अफेयर का है, द्रौपदी मुर्मू का है। अगर आपसे पूछे स्पीकिंग विद द नेचर, ये किसकी पुस्तक है, तो ये भी रामचंद्र गुहा की पुस्तक है, करंट अफेयर का है। वाई भारत मैटर्स, ये भी करंट अफेयर का ही पुस्तक है, ये किसने लिखा, S जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन के किस रूप में जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है रियो शिखर सम्मेलन के रूप में भी, रियो शिखर सम्मेलन। तो ये जो है पृथ्वी के संरक्षण के लिए इस शिखर सम्मेलन को लॉन्च किया गया था, कब, 1992 में। 1992 में। अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ पे हुआ था, तो रियो कहाँ पे है, रियो ओलंपिक 2016 में हुआ था, तो ये ब्राज़ील में है। कहाँ पे, ब्राज़ील में है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखें। कुछ प्रोटोकॉल या कुछ शिखर सम्मेलन के बारे में हम लोग देख लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
अगर आपसे पूछे कि नगोया प्रोटोकॉल कब हुआ था, नगोया प्रोटोकॉल कब हुआ था, जो एग्जाम में पूछा गया, नगोया प्रोटोकॉल भी एग्जाम में पूछा गया, ये 2010 में हुआ था। और ये किसके संरक्षण के लिए था, तो ये जैव विविधता के लिए था। किसके लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए था। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे। ये किससे संबंधित था, जैव विविधता से संबंधित था। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, कनाडा में है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो ये 1987 में हुआ था। कब, 1987 में। और ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए इस प्रोटोकॉल को किया गया था। ओजोन परत संरक्षण के लिए, ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए इस प्रोटोकॉल को किया गया था। एग्जाम में ये भी पूछा गया है। ठीक, 16 सितंबर 1987 में हुआ था। इसलिए हम लोग 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो ये जो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में हुआ था। कब हुआ था, 1997 में हुआ था। और ये किससे, ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। वैश्विक तपन इसे बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। तो ये जो सभी प्रश्न हमने बताया ना, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है, तो रियो शिखर सम्मेलन इसे कहते हैं, या फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। 1992 में ब्राजील में हुआ था और ये पृथ्वी के लिए ये सम्मेलन हुआ था। ठीक, और नागोया प्रोटोकॉल कब हुआ था, ये करंट अफेयर, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, पृथ्वी शिखर सम्मेलन वाला। और नगोया प्रोटोकॉल भी एग्जाम में पूछा गया है, ये 2010 में, यार 2018 कैसे हो गया, 2010 में ये जैव विविधता के लिए था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1997 में ये हुआ था। तो कोई बात नहीं, एक बार मुझसे कोई कह रहा था कि मतलब रिवीजन मत कराइए, उसमें टाइम लगता है। फिर हमने सोचा कि सही बात है, रिवीजन कराने में टाइम तो लगता है, लेकिन अगर कुछ गलती हुआ रहता है तो रिवीजन कराते समय मैं देख लेता हूँ। इससे एक फ़ायदा भी हो जाता है, क्योंकि लिखते और बोलते समय, बोलने के साथ साथ लिखते भी हैं, उस समय भी गलती हो जाता है लोगों से। ठीक, मुझसे भी हो जाता है, जिसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन गलत होने नहीं देते हैं जहाँ तक मैं प्रयास करता हूँ। ठीक, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, या फिर पूछ ले कि इसका मॉडल क्या था, तो पीसी महालनोबिस ने तैयार की थी। किसने, पीसी महालनोबिस ने इसकी तैयार की थी। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे, पीसी महालनोबिस ने इसकी तैयार की थी। ठीक, रूपरेखा। अब सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में चलो बताओ, कब से कब तक था। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब चली थी, 1951 से 1956 तक चली थी, 1951 से 56। और ये वाला शुरू होता है 1956 से 1961 तक चलता है। कब, 1961 से। रूपरेखा जो है पीसी महालनोबिस, अगर आपसे पूछे कि इसका लक्ष्य क्या था, तो इसमें लक्ष्य था तीव्र औद्योगिक विकास। इसका लक्ष्य था, क्या था, तीव्र औद्योगिक विकास, इसका क्या था, लक्ष्य था, तीव्र औद्योगिक विकास। हमने बताया कि इसमें जो है, इसमें ही राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना की थी। हमने बताया राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना की गई, इसमें ही भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई, भिलाई जो है स्टील प्लांट की स्थापना की गई। इसमें ही दुर्गापुरा स्टील प्लांट की स्थापना की गई, दुर्गापुरा जो है स्टील प्लांट की स्थापना की गई। अगर आपसे पूछे कि जो पहला पंचवर्षीय योजना था, इसका मॉडल कब था, क्या था, फर्स्ट जो आपका 5 ईयर प्लान था, इसका मॉडल बता दीजिए आपका क्या था। तो मॉडल था इसका हेराल्ड डोमर मॉडल। क्या था, हेराल्ड डोमर मॉडल। कब से शुरू हुआ था, हमने बताया अभी 1951 से 1956 तक चला था। कब चला था, 1951 से 1956 तक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिसे आप लोग को याद रखना है। और ये इकोनॉमी का प्रश्न था, इकोनॉमी का प्रश्न था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो पीसी महालनोबिस ने तैयार की थी। और हमने बताया कि कब से कब तक चला था, तो 1956 से 1961 तक। इसके तहत किसमें ध्यान दिया गया था, तो वो औद्योगिक विकास पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। और पहली पंचवर्षीय योजना में किसका ध्यान दिया गया था, तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। और इसमें क्या हुआ, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना, दुर्गापुरा स्टील प्लांट की स्थापना इसलिए किया गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लांट, इसका जो है मॉडल हेराल्ड डोमर मॉडल 1951 से 1956 तक चला था। इसमें जो है लक्ष्य किसका था, कृषि में बढ़ोतरी की लक्ष्य था। अगला प्रश्न है कि
MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो ये भी प्रश्न देखिए करंट अफेयर से प्रश्न है। ये किसे दिया गया है? अनंत दर्शन शंकर को मिला। किसे मिला है? अनंत दर्शन शंकर को ये पुरस्कार इस बार मिला है 2024 में। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर कुछ पुरस्कारों के बारे में ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे प्रीतिजकर पुरस्कार इस बार किसे मिला है? प्रीतिजकर पुरस्कार आप लोग जानते हैं, एक होता है प्रीतिजर पुरस्कार, एक होता है पुलितिजर पुरस्कार और एक होता है प्रीतिजर पुरस्कार। प्रीतिजर पुरस्कार जो है वो आर्किटेक्चर में दिया जाता है, वास्तुकला में दिया जाता है। और ये पुरस्कार जो है इस बार किसे मिला है? तो 2024 वाला आप लोग ध्यान रखेंगे तो वो रिकेन यामामोटो को मिला है। किसे मिला है? रिकेन यामामोटो को ये पुरस्कार मिला है। रिकेन यामामोटो को 2024 में। ये करंट अफेयर से प्रश्न है, लपेट लेना है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि स्क्वाड ऑफ द ऑनर पुरस्कार किसे मिला है? अगर आपसे पूछे कि स्क्वाड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला? स्क्वाड ऑफ ऑनर पुरस्कार इस बार किसे मिला? तो वो राम मंदिर को मिला है। किसको मिला है? राम मंदिर के मिला है स्क्वाड ऑफ द ऑनर पुरस्कार। ये भी करंट अफेयर से प्रश्न है। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किसे मिला? ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ये पुरस्कार किसे मिला? ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार किसे मिला है? ये अपने नरेंद्र मोदी जी का है। और ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, गुयाना ने इस पुरस्कार को दिया है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे मिला? तो ये अनंत दर्शन शंकर को मिला। किसे? अनंत दर्शन शंकर। प्रीतिजकर पुरस्कार 2024 किसे मिला? रिकेन यामामोटो को मिला है। अगला प्रश्न करंट अफेयर से हमने बताया कि स्क्वाड ऑफ द ऑनर पुरस्कार किसे मिला? राम मंदिर को मिला है। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार किसे मिला? ये नरेंद्र मोदी जी को मिला है। नरेंद्र मोदी जी को गुयाना ने इस पुरस्कार को दिया है। अस्थायी बंदोबस्त को अमल में कब लाया गया था? 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में शुरू किया गया था। नोट करेंगे 1773 में किसने शुरू किया था अस्थायी बंदोबस्त? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, कॉर्नवालिस ने। किसने? कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। अगर आपसे पूछे कि भारत में जो पुलिस व्यवस्था के जनक कौन है, भारत में पुलिस व्यवस्था कौन शुरू किया था, तो वो भी आपके कॉर्नवालिस ने ही शुरू किया था। ठीक, महलवाड़ी व्यवस्था अगर आपसे पूछे भारत में किसने शुरू किया, यहाँ पे नोट करेंगे महलवाड़ी व्यवस्था भारत में किसने शुरू किया था? तो वो हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। किसने? हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था महलवाड़ी व्यवस्था। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। 1822 में ये शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछे कि भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था, रैयतवाड़ी जो है भारत में व्यवस्था ये किसने शुरू किया था? तो ये टॉमस मुनरो ने किसने शुरू किया था? टॉमस मुनरो ने शुरू किया था। टॉमस मुनरो ने 1820 में शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1820 में। अगर आपसे पूछें सहायक संधि भारत में किसने शुरू किया था? ये अंग्रेजों के द्वारा कुछ कार्य किए गए थे, एग्जाम में पूछा जाता है। सहायक संधि कब किसने शुरू किया था, कब शुरू किया था? तो सहायक संधि के जनक कौन कहे जाते? वेलेजली कहे जाते। कौन? वेलेजली। और ये कब शुरू हुआ था सहायक संधि? ये जो है ये पहले शुरू हुआ था 1798 में। कब शुरू हुआ था? 1798 में। तो ये कुछ अंग्रेजों के द्वारा किए गए कार्य हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। अस्थायी बंदोबस्त के को अमल में कब लाया गया? 1773 में। कब? 1773 में। कॉर्नवालिस के द्वारा पुलिस व्यवस्था का शुरुआत भी कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। महलवाड़ी व्यवस्था किसने? होल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। किसने? होल्ट मैकेंजी ने 1822 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो ने शुरू किया था 1820 में। और सहायक संधि किसने शुरू किया? 1798 में वेलेजली ने। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको क्लास ये कैसा लग रहा है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग को वहाँ पे मिलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि किस उपकरण का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है? तो देखिए इसमें जो है बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर। ठीक, इसमें पाठ्यांक लगा होता है। इसका प्रयोग जो है बैरोमीटर का, वो वायुमंडलीय दाब को मापने में इकाई बार होती है। ठीक,
तो ये बात एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपसे पूछे कि कुछ इससे संबंधित प्रश्न, देखिए ये पूछता है कि पेट्रोल का माप किस में करते हैं, इसकी इकाई क्या है, एग्जाम में पूछा गया है। पेट्रोल 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 का माप किस में करते हैं, पेट्रोल, तो इसको करते हैं ऑक्टेन नंबर में, इसका माप जो है करते हैं ऑक्टेन, ऑक्टेन संख्या या फिर नंबर मिलता है। अगर आपसे पूछे कि ओजोन की माप किस में करते हैं, ओजोन की सांद्रता की माप किस में करते हैं, इसको करते हैं जो डॉप्सन में मापते हैं। किससे मापते हैं, डॉप्सन में मापते हैं। अगर आपसे पूछे कि इस भूकंप की तीव्रता को, भूकंप इसमें दो चीजें होती है भूकंप में, देखो भूकंप में क्या पूछता है, अगर आपसे पूछे कि इसकी माप किस में करते हैं, तो ये इसके कई मात्रक हैं, जो मात्रक नहीं, इसके कई मापक यंत्र, रिएक्टर स्केल से भी इसे मापा जाता है, मर्केली स्केल से भी इसे मापा जाता है, मर्केली स्केल से। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, तो देखिए रिएक्टर जो स्केल होता है ना, उससे इसकी परिमाप मापते हैं, भूकंप की क्या है, परिमाप मापते हैं। जबकि ये जो मर्केली स्केल होता है, इससे भूकंप की तीव्रता का माप करते हैं। ठीक, आपसे पूछे भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि मर्केली स्केल। अगर भूकंप की परिमाप किससे मापते हैं, तो रिएक्टर स्केल से मापते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि जल की जो है आर्द्रता मापना हो, तो किससे मापेंगे, तो जब आर्द्रता मापना होगा तो आप लोग लाएंगे हाइग्रोमीटर। क्या लाएंगे, हाइग्रोमीटर लाएंगे। अगर आपसे पूछे कि जल का अगर आपसे अपेक्षित घनत्व मापना हो, घनत्व, तो आप लोग कौन सा मतलब क्या लाएंगे, तो इसको करने के लिए हाइड्रोमीटर। क्या माप लाएंगे, हाइड्रोमीटर। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए किस उपकरण का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, तो इसमें जो है बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। हमने बताया कि पेट्रोल का माप किस में करते हैं, तो ऑक्टेन संख्या में पेट्रोल का माप। ओजोन का माप किस में करते हैं, डॉप्सन से मापते हैं। और भूकंप की परिमाप पूछे तो रिएक्टर स्केल, और जो है भूकंप की तीव्रता जो पूछे तो मर्केली स्केल से मापते हैं। हमने बताया आर्द्रता की माप हाइग्रोमीटर से, और जल का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से मापते हैं। सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं, तो इसको कहते हैं सोल्डर धातु। क्या बोलते हैं, सोल्डर धातु। क्या, सोल्डर धातु। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे, सोल्डर धातु। अगर आपसे पूछे कुछ और चीजें मिश्र धातुओं के बारे में पूछा जाता है कि कांसा, अगर आपसे पूछे कांसा, इसे ब्रॉन्ज बोलते हैं, कैसे बनाया जाता है, तो ये तांबा और किससे बनाते हैं, कांसा किससे बनाते हैं, तांबा और टिन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, तांबा और टिन मिला देंगे तो कांसा बन जाएगा। ठीक, अगर आपसे पूछे कि जर्मन सिल्वर बनाना हो आप लोग को, कैसे बनाएंगे, जर्मन सिल्वर, तो इसमें देखिए तांबा सिल्वर, तो देखिए इसमें तांबा भी मिलाना पड़ेगा, तांबा और जिंक और निकल, ये सभी मिलाना पड़ेगा। तांबा, जिंक भी मिलाना पड़ेगा, जिसे जस्ता बोलते हैं, और निकल मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा, निकल। अगर आपसे पूछे कि पे स्टील बनाना हो, स्टील तो क्या मिलाएंगे, तो इसमें आयरन यानी कि लोहा और कार्बन मिलाते हैं, तब जाकर के स्टील बनता है। आयरन और लोहा तब जाके स्टील बनता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि वहीं पे स्टेनलेस स्टील बनाना हो, स्टेनलेस स्टील किससे बनता है, तो आयरन, निकल, क्रोमियम। आयरन मतलब क्या होता है, लोहा होता है, लोहा, निकल और क्रोमियम, ये मिलाना पड़ेगा, क्रोमियम, तो ये जाके क्या बनेगा, स्टेनलेस स्टील बनेगा। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि सीसा और टिन किसकी मिश्र धातु होती है, तो ये जो है सोल्डर धातु बनाने के लिए सीसा और टिन को मिलाना पड़ेगा। लेड सीसा होता है, टिन होता है। कांसा किससे बनाते हैं, तो ये कॉपर और टिन को मिला करके कांसा बनाते हैं, कांसा, ब्रॉन्ज। और जर्मन सिल्वर पूछे किससे बनाते हैं, तो जो जर्मन सिल्वर होता है ना भैया, वो तांबा, जिंक और निकल ये मिला करके बनाते हैं। कहीं आपको कॉपर, जिंक, निकल मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि कॉपर जो है तांबा को ही कहते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए जो है लोहा और कार्बन को मिलाएंगे, स्टील बनाने के लिए लोहा और कार्बन को मिलाएंगे, जबकि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा, निकल और क्रोमियम। ये ऐसे नहीं कि ले आओ और किसी भी हाल में मिला दो बन गया, उसका एक नियत जो है, उसका एक फिक्स जो है क्वांटिटी लेना पड़ता है, तब जाकर के बनता है। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो पीली क्रांति जब पूछे किससे संबंधित है, तिलहन से संबंधित है। किससे संबंधित है,
तिलहन से संबंधित, तिलहन, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति, ठीक। अब कुछ क्रांतियों के बारे में हम लोग देखेंगे किससे संबंधित है। जैसे अगर आपसे पूछे कि यहीं पे नीली क्रांति, भैया बता दीजिए किससे संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये जो मछली से संबंधित है, किससे, मछली पालन इसमें किया जाता है, मछली से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, जो गुलाबी क्रांति है वो झींगा मछली और प्याज से संबंधित है। झींगा मछली आप लोग जानते हैं ना, और प्याज इनसे संबंधित है, झींगा मछली और प्याज से। अगर वहीं आपसे पूछे, एक और होता है गुलाबी क्रांति हो गया, एक होता है आपका लाल क्रांति। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो ये मांस से संबंधित है, और लाल क्या होता है, टमाटर होता है, तो ये टमाटर से भी संबंधित है, लाल टमाटर, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। रजत क्रांति का संबंध किससे है, रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो रजत जो क्रांति है ये अंडा से संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है, अंडा से संबंधित होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और अगर आपसे पूछे कि ग्रे जो है क्रांति किससे संबंधित है, तो ग्रे जो क्रांति है वो आपके उर्वरक से संबंधित है, किससे संबंधित है, उर्वरक से संबंधित है ग्रे क्रांति। एक और आप लोग नोट करेंगे, गोल क्रांति, अगर आपसे पूछे गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो ये जो है आलू से संबंधित है, किससे संबंधित है, आलू से। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, सभी क्रांतियां आप लोग के सामने है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था और एग्जाम में पूछा गया भी प्रश्न था। पीला क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन से संबंधित है, हमने बताया। गोल क्रांति आलू से, रजत क्रांति अंडा से, और ग्रे क्रांति जो है उर्वरक से संबंधित है। नीली क्रांति मछली से संबंधित है, मछली से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज। लाल क्रांति जो है मांस और टमाटर से संबंधित है। हमने अगला प्रश्न क्या है कि कौन 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है, तो उस लिपि को कहते हैं भारतीय लिपि। भारतीय लिपि किसे कहते हैं, भारतीय लिपि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय लिपि के बारे में यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा था, 9 एकीकृत भाषाओं को इसमें लिया गया है भारतीय लिपि, और इसमें क्या किया गया है, ये ऐसी भाषाएं, ये इंपॉर्टेंट है और ये जो है एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसमें ऐसी भाषाओं को लिया गया जो भारत में, ऐसी लिपियों को लिया गया है जिनका विकास जो है भारत में हुआ है। ऐसी लिपि जो लिया गया है जिनका जो है विकास कहाँ पे हुआ है, तो जिनका विकास भारत में हुआ है, ऐसी लिपियाँ। आइए देखिए कौन कौन सी लिपि हैं। जैसे हो गया कौन कौन सी लिपि हो गया आपका, सिंधु लिपि आप लोग ध्यान रखेंगे, सिंधी नहीं सिंधु, सिंधी होता है कि सिंधु, आप लोग देखेंगे यार, सिंधी लिपि होता है कि सिंधी लिपि हो गया। खरोष्टी हो गया, खरोष्टी लिपि हो गया, ठीक, खरोष्टी लिपि हो गया। ब्राह्मी हो गया, ब्राह्मी लिपि हो गया, ब्राह्मी लिपि हो गया, ठीक, ब्राह्मी लिपि हो गया। उसके बाद देवनागरी भी हो गया, देवनागरी। सभी लिपियों को यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं। आप लोग कम से कम ऐसे देखेंगे, आप लोग जानेंगे कि इसका विकास भारत में हुआ है, किसका विकास कहीं और हुआ है। बांग्ला लिपि हो गया, बांग्ला लिपि हो गया, बांग्ला लिपि हो गया। तमिल हो गया, तमिल लिपि हो गया, ठीक, तमिल लिपि हो गया। तमिल तेलुगु लिपि भी हो गया, इसमें तेलुगु भी आएगा। तेलुगु कहाँ पे बनता है, तेलंगाना में बोलते हैं, तेलुगु लिपि हो गया। उसके बाद कन्नड़ हो जाएगा, कन्नड़ भी हो जाएगा। तमिल तेलुगु कन्नड़ लिपि। कितना हुआ यार, तमिल तेलुगु कन्नड़ लिपि, एक सिंधी लिपि, सिंधी नहीं, वो जो पंजाब में बोलते हैं वो बोलते हैं गुरुमुखी लिपि। कौन बोलते हैं, गुरुमुखी लिपि। तो इतनी बातें आप लोग, लिपि लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, बोलने के लिए नहीं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए एक हो गया, 1 2 3 4 5 9 हो गया कि नहीं, 9 5 6 7 8 हुआ कि नहीं, 9, तो 9 हो गया, ठीक। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ये सभी लिपियां हैं जो भारतीय लिपि के अंतर्गत आती हैं। ये आपके नौ भारतीय भाषाओं के लिए एकीकृत लिपि है, जिसको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, भारतीय लिपि बोलते हैं, ठीक, भारतीय लिपि बोलते हैं, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है।
ऐसे नहीं, एग्जाम में ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। हो सकता है अभी भी टपक जाए किसी एग्जाम में, तो इसी वजह से पहले से ही सचेत हो जाओ। अगला प्रश्न है कि दाना चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तो ये करंट अफेयर का प्रश्न है, बंगाल और उड़ीसा में आया था। कहाँ पे आया था ये जो है दाना जो चक्रवात है, अगर आपसे पूछे ये आया कहाँ पे, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल एंड उड़ीसा में आया था। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आया। और इसका नामकरण किसने किया था? कतर ने किया था। कतर ने इसका नामकरण किया था। और भी कुछ चक्रवात आया था, जैसे फिंगल चक्रवात आया अभी भारत में, ये भी करंट अफेयर का ही प्रश्न है। फिंगल करंट अफेयर, पहले इसका पेन बदलें। फिंगल चक्रवात, फिंगल नामक चक्रवात ये पूछे कहाँ से आया, कहाँ पे आया था? तो ये बंगाल की खाड़ी में आया था। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में आया, बंगाल की खाड़ी। और इसका जो नामकरण फिंगल वाला अगर आपसे पूछे कि इसका जो है नामकरण किसने किया था, तो ये सऊदी अरब ने किया था। किसने किया था? सऊदी। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका नामकरण किसने किया? सऊदी अरब। अभी एक और चक्रवात आया है जिसका नाम है रेमल चक्रवात। क्या नाम है? रेमल चक्रवात। ये भी कहाँ पे आया था? तो ये भी आया बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। ये पूछ ले कि इसका नामकरण किसने किया था, तो इसका जो नामकरण है, इसका भी नामकरण नागकरण हो गया क्या? इसका नामकरण किसने किया? ओमान ने, ओमान देश ने इसका नामकरण किया है। तो ये सभी करंट अफेयर का प्रश्न है। हमने आपको बताया है कि दाना चक्रवात करंट अफेयर का है। इसका नामकरण किसने किया? कतर ने किया। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा साइड में आया। कहाँ पे आया? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा साइड में। हमने फिर बताया करंट अफेयर का प्रश्न फिंगल चक्रवात, इसका नामकरण ये करंट अफेयर में पूछेगा किस देश ने किया, तो सऊदी अरब ने। और हमने बताया करंट अफेयर का प्रश्न कि रेमल चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया, इसका नामकरण किसने किया, तो ये ओमान ने किया। उड़ीसा राज्य है वो कहाँ से नामकरण करेगा बेचारा। कामाख्या माता मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो देखिए जो कामाख्या माता मंदिर है ना, वो भारत के जो है असम राज्य में है। कहाँ पे? कामाख्या माता मंदिर पूछ ले भारत के असम राज्य में है। ठीक। अगर आपसे पूछे कुछ मंदिरों के बारे में, केदारनाथ बता दीजिए, केदारनाथ मंदिर कहाँ पे है? या फिर अगर आपसे पूछे कि बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पे है, बद्रीनाथ केदारनाथ, तो ये है भाई आपके उत्तराखंड में। याद रखेंगे ना, उत्तराखंड में है। अगर आपसे पूछे अगर आपसे पूछे कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पे, तो ये अमृतसर में है। अमृतसर कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में। अगर वहीं पे पूछे आपसे कौन सा मंदिर था ये, अगर आपसे पूछे कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे, दिलवाड़ा मंदिर, ये एक जैन मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर, और ये माउंट आबू में है। कहाँ पे? माउंट आबू। अभी राजस्थान, हम यहाँ पे क्या बताएं कि राजस्थान में है, इससे बढ़िया थोड़ा और डीप में जाइए, क्योंकि एग्जाम का जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा डिटेल में ही पूछ रहा है। तो ये दिलवाड़ा मंदिर जो है माउंट आबू है, बहुत पुराने मंदिर हैं ये सभी, इस वजह से थोड़ा डीप में आप लोग जाइए। अगर आपसे पूछे कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, मीनाक्षी मंदिर, तो ये पूछा जाता है कि मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में, तो आप लोग सीधे बताएंगे तमिलनाडु। किस शैली में बना हुआ है कि द्रविड़ शैली में, क्योंकि तमिलनाडु दक्षिण में, और दक्षिण भारत की जो सभी मंदिरें हैं वो किस शैली में बना हुआ है, वो सभी जो है वो सभी द्रविड़ शैली में ही बना हुआ है। अगर आपसे पूछे कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो ये आपके मध्य प्रदेश उज्जैन में है। ये आपके कहाँ पे है? उज्जैन। और उज्जैन कहाँ पे पड़ता है भैया, तो ये उज्जैन जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इस यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर है। ठीक, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि कामाख्या माता मंदिर भारत के किस राज्य में है, तो असम राज्य में। हमने बताया केदारनाथ बद्रीनाथ ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है। हमने बताया दिलवाड़ा का जैन मंदिर है माउंट आबू पे है। माउंट आबू कहाँ पे? राजस्थान में अरावली पर्वत के ऊपर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे? तमिलनाडु में है। हमने बताया महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पे है? उज्जैन में। उज्जैन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। सभी बातें आप लोग को याद रखना है। वह भूमि जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं किस नाम से जाना जाता है? तो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भाई, इसको क्या बोलते हैं हम, ये कहाँ गया, और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न
इसको बोलते हैं कुल बीजारोपित भूमि। क्या बोलते हैं? कुल बीजारोपित भूमि बोलते हैं। ठीक, और एक भूमि के बारे में बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि बंजर भूमि किसे कहते हैं, बंजर भूमि किसे कहते हैं, तो बंजर भूमि उसे कहते हैं जो कृषि योग्य नहीं होती या फिर जिस पे कृषि नहीं किया जाता। कृषि योग्य जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती है वो उसे बंजर भूमि कहते हैं। आइए चलिए इसमें हम लोग मिट्टी के प्रकार देखते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है। मिट्टी के प्रकार, तो देखिए भारत में मिट्टियाँ 8 प्रकार की होती हैं। आइए चलिए सारे मिट्टियों को देखते हैं, 8 प्रकार की मिट्टियों को देखते हैं। जैसे सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी हो गया, जलोढ़ मिट्टी हो गया, लाल मिट्टी हो गया, लाल 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 मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया। फिर उसके बाद आपका लैटेराइट आ जाएगा, लैटेराइट मिट्टी आ जाएगा। ठीक, और फिर आ जाएगा आपका मरुस्थली मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी हो जाएगा। आपकी पर्वतीय मिट्टी आ जाएगा, पर्वतीय मिट्टी आ जाएगा। फिर नमकीन मिट्टी आ जाएगा, नमकीन मिट्टी। एक मिट्टी कौन सी है? दलदली मिट्टी। इस तरह से 8 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है और ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन कराते हैं कि वह भूमि जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं कुल बीजारोपित भूमि कहते हैं, कुल बीजारोपित भूमि कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया। बंजर भूमि किसे कहते हैं? जो कृषि योग्य नहीं होती है उस भूमि को बंजर भूमि कहते हैं। हमने बताया मिट्टी 8 प्रकार की होती है। कौन कौन से? जलोढ़ मिट्टी हो गया, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और नमकीन मिट्टी और दलदली मिट्टी। इस तरह से भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। तानसेन किस संगीत शैली से संबंधित है? तो ये ध्रुपद गाते थे। कौन सी? ध्रुपद, ध्रुपद गाते थे। और तानसेन की बात करें, इनका मूल नाम क्या था भाई? मूल नाम, इनका मूल नाम था, क्या नाम था? रामतनु पांडे। क्या था इनका मूल नाम? रामतनु क्या था? पांडे इनका मूल नाम था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दिया था? मियाँ की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था। और अगला प्रश्न क्या पूछेगा? इनको क्या बोला जाता था? कंठा, इनको बोला जाता था कंठा भरण वाड़ी, कंठा भरण वाड़ी विलास। अरे अरे अरे, कंठा भरण वाड़ी वाड़ी विलास, तो ये किसे कहा जाता है? तो वो जो है तानसेन को ही कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि ये किसके दरबार में रहते थे, किसके दरबार में रहते थे, तो ये तीनों का जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? इन तीनों का जो जवाब हो जाएगा संयुक्त रूप से अकबर। ठीक, मियाँ की उपाधि किसने दिया? अकबर ने। कंठा भरण वाणी विलास किसने कहा? अकबर ने। किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर ने। अगर आपसे पूछे कि इनका मकबरा कहाँ पे बना हुआ है? मकबरा तो ग्वालियर में बना हुआ। कहाँ पे? ग्वालियर, ग्वालियर, ग्वालियर कहाँ पे? मध्य प्रदेश। संगीत समारोह कहाँ पे होता है? तानसेन संगीत समारोह कहाँ पे होता है? ग्वालियर में होता है। तानसेन संगीत पुरस्कार भी कौन देता है? तो ग्वालियर मतलब मध्य प्रदेश ही देता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखें। तानसेन किस शैली के संबंधित हैं? तो ध्रुपद से संबंधित है। इनका मूल नाम रामतनु पांडे है। मियाँ की उपाधि किसने दिया? अकबर ने दिया है। और कंठा भरण वाली विलास किसने कहा इनको? अकबर ने ही कहा। किसके दरबार में रहते? अकबर ने। का मकबरा कहाँ पे? ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। छौंक पुस्तक का संबंध किससे है? तो कि छौंक पुस्तक जो है ये अभिजीत बनर्जी की पुस्तक है। और अभिजीत बनर्जी की जो है पुस्तक एग्जाम में पूछी जाती है। अभिजीत बनर्जी की जो पुस्तक है वो एग्जाम में पूछी जाती है। अब कुछ पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं। जैसे द विनर्स माइंडसेट, ये किसकी पुस्तक है? ये भी कुछ नए जमाने की, ये सभी जो करंट अफेयर की पुस्तक है। द विनर्स माइंडसेट, ये किसकी पुस्तक है? तो ये सैन वाटसन की पुस्तक। किसकी पुस्तक? सैन वाटसन की पुस्तक है। और ये करंट अफेयर की पुस्तक है। कैसे पुस्तक है? करंट अफेयर के। छौंक नामक पुस्तक, ये भी करंट अफेयर के हैं। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे अगर आपसे पूछे ब्रिंग इट ऑन पुस्तक किसकी है? ब्रिंग इट ऑन, ये पुस्तक किसकी है?
तो ब्रिंग इट ऑन पुस्तक जो है ये दीपा मलिक की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? दीपा मलिक। ये सभी जो है करंट अफेयर के पुस्तकें हैं, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी हमने बताया वाई इंडिया मैटर्स या फिर भारत मैटर्स, ये किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? एस जयशंकर। ये भी करंट अफेयर से। स्पीकिंग विद द नेचर, ये भी पुस्तक किसकी है? अभी हमने बताया इस पुस्तक के बारे में। स्पीकिंग विद द नेचर ये किसकी पुस्तक है? अभी हमने इसके बारे में बताया। तो ये भी पुस्तक किसकी है? रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। यहाँ पे साथ में आप लोग गुहा, रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये चलिए रिवीजन करते हैं कि छौंक पुस्तक किससे संबंधित है? करंट अफेयर का प्रश्न है। छौंक पुस्तक अभिजीत बनर्जी की है पुस्तक। ये द विनर्स माइंडसेट पुस्तक सैन वाटसन की पुस्तक है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ब्रिंग इट ऑन पुस्तक किसकी? दीपा मलिक की है, करंट अफेयर का पुस्तक है। वाई इंडिया मैटर्स ये पुस्तक किसकी है? वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर की पुस्तक है। स्पीकिंग विद द नेचर करंट अफेयर का ये भी पुस्तक है, ये रामचंद्र गुहा की है। तो यहाँ पे आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का रिवीजन आपका होगा। हमारी जिह्वा पर कौन अभिग्राही होता है? अभिग्राही रिसेप्टर स्थित है। तो रस संवेदी जो है अभिग्राही रिसेप्टर, अभिग्राही कोई रिसेप्टर बोलते हैं, इसका क्या नाम है? रस संवेदी। जीभ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जो बोल रहे हैं, जो खाना खाते हैं, निगलते हैं, भोजन को चबाते हैं, सबके लिए जीभ जिम्मेदार होता है। अगर आपसे पूछे कि जीभ का कार्य क्या होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। स्वाद का पहचान करना कार्य होता है, और इसका कार्य होता है भोजन को चबाने में क्या करना? मदद करना। भोजन तो दांत चबाता है, लेकिन उसको पलटता या फिर इधर उधर कौन करता है? वो जीभ ही करता है। और भोजन को निगलने में भी जीभ सहायता करता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो ये होता है, इसका क्या होता है? स्वर का नियंत्रण करता है। क्या करता है? जीभ हमारा स्वर का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न जीभ से क्या पूछा जाता है? जीभ से ये पूछा जाता है कि किस भाग में कौन सा भाग किस चीज का पहचान करता है? तो देखिए, जीभ का जो अग्रभाग होता है ना, जीभ का जो अग्रभाग होता है वो किस स्वाद का पहचान करता है? तो वो मीठा स्वाद का पहचान करता है, मीठा। और जीभ का जो पश्च भाग होता है ना, पश्च भाग, वो किस स्वाद का पहचान करता है? वो कड़वा स्वाद का पहचान करता है। और जीभ का जो दोनों किनारे का जो भाग होता है, ना, वो किस स्वाद का पहचान करता है? तो वो खट्टा स्वाद का पहचान करता है। किस स्वाद का? खट्टा स्वाद का पहचान करता है। तो जीभ के बारे में इतनी चीजें आप लोग को याद रखना है। हमने क्या बताया? हमारी जीभ पर कौन सा अभिग्राही होती है? तो रस संवेदी नामक अभिग्राही होती है, ये हमने बताया। जीभ का आगे का भाग मीठा स्वाद पहचान करता है, जीभ के पीछे का भाग कड़वा स्वाद पहचान करता है, और किनारे का भाग खट्टा स्वाद पहचान करता है। और जो है जीभ हमारा क्या काम करता है? स्वाद को पहचानना, भोजन को चबाने में मदद करती है, भोजन को निगलने में, और स्वर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वर को नियंत्रण करने का काम भी जीभ करती है। पूना पैक्ट समझौता किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट समझौता ये गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। महात्मा गांधी एंड किसके बीच में हुआ था? भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? अंबेडकर के बीच में 1932 24 सितंबर 1932 में। पूना पैक्ट पूछे कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 में। और कहाँ पे हुआ था? तो ये यरवदा जेल में हुआ था। कहाँ पे? यरवदा जेल कहाँ पे है? तो पुणे में है। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? पूना पैक्ट भी बोला जाता है। ठीक, अगर यहीं पे एक और पूछा जाता है, गांधी इरविन समझौता, ये पूछा जाता है किसके बीच में हुआ था? तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता, ये एडिशनल प्रश्न है। ये अगर आपसे पूछे कब हुआ था, तो ये हुआ था 5 मार्च 1931। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। और ये गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? गांधी जी ने क्या किया था? 11 सूत्री की
मांग की थी। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या किया था गांधी जी ने क्या किया था, 11 सूत्री इसमें मांग इरविन से किया था। ठीक, चलिए रिवीजन करते हैं कि पूना पैक्ट समझौता किसके बीच में हुआ था, तो वो महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अब अगर आप 1932 ही केवल याद रख पाते हैं तो भी ठीक है। यरवदा जेल में हुआ था, पुणे में है, तो इस वजह से इसे पूना पैक्ट कहा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट प्रश्न था। और हमने बताया गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी ने 11 सूत्री मांग की थी। पर्सनल कंप्यूटर में कौन संगणना करता है, तो वो CPU करता है। CPU, हमने CPU के बारे में क्या बताया था, इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, कंप्यूटर का क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका पूर्ण रूप होता है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं, इम्पोर्टेंट है। चलिए, पर्सनल कंप्यूटर में संगणना कौन करता है, CPU के बारे में पूछा जाता है यार। इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूर्ण रूप है। भारत सरकार द्वारा रुपए के चिन्ह को किस वर्ष अपनाया गया था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। तो आइए चलिए रुपए के जो चिन्ह है उसके बारे में हम लोग उसका पूरा इतिहास देखते हैं। तो इसको 2010 में हमारे जो है भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। ये भी पूछा जाता है कि इसका डिजाइन किसने किया था, तो इसका जो डिजाइन है वो आपके D उदय कुमार ने किया था। किसने, D उदय कुमार ने इसका डिजाइन किया था। आगे बात करते हैं, आगे इस प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। जैसे कुछ चीजें हमारे देश में अपनाई गई, जैसे अगर आपसे पूछे कि हमारा जो है हमारे संविधान में जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारे देश में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो जो राष्ट्रीय ध्वज है ना इसको अपनाया गया 22 जुलाई। तो इसको कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज की बात हमने किया। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गान, या फिर पूछ ले कि राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, तो इसको जो अपनाया गया ये 24 जनवरी 1950 को। कब, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय पंचांग पूछे कब अपनाया गया, राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय पंचांग अगर आपसे पूछे कब अपनाया गया, तो ये जो अपनाया गया था, कब अपनाया गया था ये, तो ये अपनाया गया था राष्ट्रीय पंचांग जो है 22 मार्च को अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 को। कब, 22 मार्च 1957 को। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना आज़ादी के बाद। चलिए, शक संवत पे आधारित है। चलिए, भारत सरकार द्वारा रुपए के चिन्ह, जो रुपए का चिन्ह आप लोग नहीं देखते हैं, ऐसे होता है, ऐसे, ये रुपए का चिन्ह है, किस वर्ष अपनाया गया, ये 2010 में। इसको डिजाइन किसने किया था, D उदय कुमार ने। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 अपनाया गया। कब, 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय गान जो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत 22 मार्च 1957 को। ठीक, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो देखिए भारत की अगर सबसे लंबी नदी पूछे, अगर आपसे पूछे भारत की सबसे लंबी नदी पूछे कौन है, तो आप लोग कौन सी बताएंगे, गंगा माता। गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है वो, तो इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। कितनी है, 2500 किलोमीटर। जबकि दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी वो गोदावरी हो जाएगी। कौन, गोदावरी नदी हो जाएगी। कितनी लंबाई है इसकी, 1465 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और भी कुछ लंबाइयों के बारे में, कुछ नदियों उसकी लंबाइयों के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कृष्णा की लंबाई कितनी है, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, कृष्णा की लंबाई, तो इसकी लंबाई जो है वो 1400 किलोमीटर है। पूरा एकदम करेक्ट 1400 किलोमीटर इसका होता है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे यमुना की लंबाई कितनी, यमुना की लंबाई, तो इसकी लंबाई 1300 कितना है, 1376 किलोमीटर। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखें, 1376 किलोमीटर। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं नर्मदा का पूछ ले, नर्मदा की लंबाई पूछ ले कितनी है, तो इसका 1312 किलोमीटर। कितनी, 1312 किलोमीटर। और
जो है, जबकि वो जो वो आपका ब्रह्मपुत्र है ना, ब्रह्मपुत्र, उसकी लंबाई तो है कितनी है 3100 किलोमीटर। लेकिन आपसे पूछे कि ये भारत की लंबी नदी क्यों नहीं मानी जाती, क्योंकि ये भाई एक देश में नहीं बहता, ये 3 देशों में बहता है, और जिसमें से भारत में इसकी लंबाई केवल कितनी है, भारत में लंबाई 916 किलोमीटर, कितना है 916 किलोमीटर इसका भारत में केवल बहता है। वहीं पे सिंधु नदी भी है ना, सिंधु नदी, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 1880 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1880 किलोमीटर। लेकिन भारत में पूछे कितनी इसकी लंबाई है, तो 114 किलोमीटर, कितनी है 1114 किलोमीटर, ये केवल भारत में बहती है। तो ये सभी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ये चलिए रिवीजन करते हैं कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी 1465 किलोमीटर। भारत की अगर सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा नदी है 2525 किलोमीटर। कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है 1400 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर। नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई 1880 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। 2024 में भारत रत्न किसे मिला है, तो 2024 में जो है भारत रत्न 5 लोगों को मिला है और इस बार जो है 2025 में भारत रत्न किसी को भी नहीं मिला। देख लेते हैं 5 लोगों को किसको मिला है। देखिए किसको मिला है, तो देखिए कर्पूरी ठाकुर को मिला है। एक तो कर्पूरी ठाकुर को मिला है पहला। दूसरा आप लोग MS स्वामीनाथन को मिला है। MS स्वामीनाथन को दिया गया है। 5 लोगों को मिला है 2024 वाला और इस बार किसी को भी नहीं मिला। ठीक, चौधरी चरण सिंह को मिला और PV नरसिम्हा राव को मिला और एक लोग और हैं जिनको मिला है, वो कौन है आपके लाल कृष्ण आडवाणी। कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी। अगर आपसे पूछे भारत रत्न के थोड़े से इतिहास के बारे में, तो हमने क्या बताया था भारत रत्न के बारे में, तो ये जो भारत रत्न जो है, भारत रत्न इसे 1954 में शुरू किया। और अगर आपसे पूछे दिया कब जाता है, तो ये दिया जाता है गणतंत्र दिवस पे। गणतंत्र दिवस कब हम लोग मनाते हैं, ये 26 जनवरी को मनाते हैं, इस दिन दिया जाता है। और कौन देता है, तो हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। कौन देता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा इसे दिया जाता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना। पहली बार 3 लोगों को दिया गया था। 2024 में भारत रत्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है 2024 में भारत रत्न किसे दिया गया है। 2024 में 5 लोगों को मिला, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और लाल कृष्ण आडवाणी को इस बार मिला। इस बार नहीं, 2024 में। 2025 में किसी को नहीं दिया गया। और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था और दिया जाता है गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी में और इसमें राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।